नमस्कार। लंबा होना कई लोगों के लिए ये एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही सर्जरी की जो कुछ इंच लंबाई तो दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? क्या ये वाकई एक सपना है या एक बुरे सपने की शुरुआत? चलिए आज इसी जोखिम भरी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या हड्डियों को सच में लंबा किया जा सकता है? मतलब जैसे किसी इलास्टिक को खींचते हैं। सुनने में यह नामुमकिन लगता है ना? लेकिन हाँ, ये मुमकिन है। और इसी सवाल के जवाब में इस पूरी प्रक्रिया का राज छिपा है। देखिए, हाइट बढ़ाने की ये जो चाहत है ना, ये आज मेडिकल साइंस की सीमाओं को भी चुनौती दे रही है। पर एक बात साफ है, इसके लिए एक जबरदस्त कमिटमेंट चाहिए। ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है, ये महीनों तक चलने वाला एक लंबा, मुश्किल और हाँ, काफी दर्द भरा सफर है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। एक ऐसी खोज के बारे में जानना होगा जिसने हमारे शरीर की एक छिपी हुई ताकत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ये कहानी कोई आज की नहीं, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। 1905 में पहली कोशिश हुई, पर उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थीं। फिर 1960s में वैगनर तकनीक आई, लेकिन उसमें दर्दनाक बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती थी। असली गेम चेंजर तो 1950s में सोवियत रूस में आया। यहाँ डॉक्टर गैब्रियल इलिज़ारोव ने एक ऐसी रेवोल्यूशनरी मेथड तैयार की जो आज भी इस सर्जरी का गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। डिस्ट्रैक्शन ओस्टियोजेनेसिस सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। सोचिए, सर्जरी से हड्डी को काटा जाता है और फिर उसे बहुत धीरे धीरे एक कंट्रोल तरीके से खींचा जाता है। ये खिंचाव शरीर के लिए एक सिग्नल का काम करता है और शरीर उस गैप में नई हड्डी, मांसपेशियां, नसें सब कुछ खुद बनाने लगता है। मतलब ये सर्जरी एक तरह से शरीर को ही बेवकूफ बनाकर उससे नया बोन उगवाती है। और यही थी डॉक्टर इलिज़ारोव की वो कमाल की खोज। उन्होंने इसे नाम दिया द लॉ ऑफ टेंशन स्ट्रेस। मतलब जब हमारे शरीर के टिश्यूज पर धीरे धीरे और लगातार टेंशन या खिंचाव पड़ता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो फिर से खुद को बनाने लगते हैं, रीजनरेट करने लगते हैं। कमाल है ना? यही सिंपल सा सिद्धांत इस पूरी सर्जरी की जान है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पूरी प्रक्रिया को कितना बदल दिया है। आजकल इस सर्जरी के लिए दो मेन टेक्निक्स हैं। एक है पुराना ट्रेडिशनल तरीका, इलिज़ारोव फ्रेम। ये पैर के बाहर पहना जाने वाला एक बड़ा सा भारी भरकम फ्रेम होता है। हाँ, ये मुश्किल केस में बहुत काम का है, पर इसमें पिन वाली जगह पर इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनल नेल्स, जैसे कि प्रिसाइज। इसमें एक रॉड को हड्डी के अंदर ही डाल दिया जाता है, कोई बाहरी पिन नहीं, तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम और मरीज के लिए भी ये ज्यादा आरामदायक है। हालांकि इसमें अक्सर वजन डालने पर पाबंदी होती है। तो ये प्रिसाइज नेल जो हड्डी के अंदर होता है, आखिर ये काम कैसे करता है? सच कहूं तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। देखिए, सबसे पहले तो सर्जरी करके एक टाइटेनियम रॉड को हड्डी के अंदर डाल दिया जाता है। फिर मरीज बस अपनी स्किन के ऊपर एक रिमोट कंट्रोलर रखता है। इस रिमोट में लगे पावरफुल मैग्नेट हड्डी के अंदर वाली रॉड के गियर को एक्टिवेट कर देते हैं और वो रॉड एक टेलीस्कोप की तरह धीरे धीरे खुद ब खुद लंबी होने लगती है, बिल्कुल जादू जैसा। टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, पर उस इंसान का क्या जो इस दौर से गुजर रहा है? चलिए अब मरीज के नजरिए से इस सफर को देखते हैं। यह सफर धैर्य और हिम्मत की एक ऐसी परीक्षा है जो मिलीमीटर दर मिलीमीटर आगे बढ़ती है। यह पूरा प्रोसेस 3 बहुत लंबे और मुश्किल फेज में बटा हुआ है। पहला हफ्ता सर्जरी और रिकवरी, फिर आता है डिस्ट्रैक्शन फेज, करीब 50 दिन, जिसमें हड्डी को धीरे धीरे खींचा जाता है, और फिर सबसे लंबा कंसोलिडेशन फेज, करीब 100 दिन, जब वो नई बनी हुई हड्डी धीरे धीरे पत्थर जैसी मजबूत होती है। मतलब सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ाने के लिए 5 महीने से ज्यादा का इंतजार और तकलीफ। और जरा इस रफ्तार पे गौर कीजिए। हर दिन सिर्फ 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ये इतना कम है कि पता भी नहीं चलता, और ये भी एक झटके में नहीं होता। दिन में 4 बार, हर बार सिर्फ 0.25 मिलीमीटर, ताकि शरीर को संभलने और हील करने का पूरा मौका मिले। कितनी प्रिसिजन है इस काम में। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि सर्जरी हो गई तो काम खत्म। नहीं, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं सर्जरी तो सिर्फ 30% काम है,
असली लड़ाई जो 70% है वो है रिहैबिलिटेशन यानी फिजियोथेरेपी, और यही इस पूरे सफर में कामयाबी की असली चाबी है। और ये रिहैब आसान बिल्कुल नहीं होता। सोचिए, रोजाना घंटों तक स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ताकि मसल्स और नसें हड्डी के साथ साथ खिंच सकें, वरना वो सिकुड़ जाएंगी। रात में स्प्लिंट पहनकर सोना पड़ता है ताकि जॉइंट्स जाम ना हो जाएं। और सबसे मुश्किल, एक बच्चे की तरह फिर से ठीक से चलना सीखना पड़ता है ताकि आगे जाकर कोई और दिक्कत ना हो। तो हमने प्रक्रिया समझ ली, हिम्मत और दर्द की कहानी भी समझ ली, पर अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बारे में बात करना सबसे जरूरी है, इसके खतरे और इसकी कड़वी सच्चाई। देखिए, इस सर्जरी में खतरे बहुत बड़े हैं। नसों पर खिंचाव से फुट ड्रॉप जैसी परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें इंसान अपना पंजा ही नहीं उठा पाता। मसल्स की टाइटनेस से जॉइंट्स अपनी जगह से हिल सकते हैं। फैट एम्बोलिज्म, ये एक रेयर लेकिन जानलेवा खतरा है। और तो और कभी-कभी वो डिवाइस ही फेल हो जाता है या फिर नई हड्डी ठीक से बनती ही नहीं। और ये मत सोचिए कि सबसे महंगी और नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह सेफ है। इसका एक बड़ा उदाहरण 2021 में देखने को मिला। स्ट्राइड नाम का एक बहुत एडवांस नेल था जिसे मार्केट से वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें जंग लगने और शरीर के साथ रिएक्ट करने की शिकायतें आ रही थी। इससे कुछ मरीजों को भयानक दर्द झेलना पड़ा और उनकी हड्डी को भी नुकसान पहुंचा। अच्छा, अब आते हैं खर्चे पर। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका या यूके में इस सर्जरी पर करीब 80,000 से $1.5 लाख तक लग सकते हैं। वहीं भारत में ये काफी कम है। सबसे एडवांस्ड इंटरनल नेल के साथ भी ये $45,000 के आसपास हो जाता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज भारत इस सर्जरी के लिए मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बन चुका है। तो पैसा, टेक्नोलॉजी, दर्द, इन सब के बाद सवाल आता है इच्छा शक्ति का। क्या ये चढ़ाई वाकई उस मंजिल के लायक है? दुनिया भर के सर्जन्स इस सर्जरी को समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं, इसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा समझो। चोटी से नज़ारा शायद बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता लंबा, मुश्किल और ऐसे खतरों से भरा है जो आपको हमेशा के लिए अपाहिज बना सकते हैं या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। और एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, भले ही मरीज एक नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाएं, लेकिन उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। शरीर का पूरा बायोमैकेनिक्स बदल जाता है। डॉक्टर साफ चेतावनी देते हैं, आप पहले की तरह तेज कभी नहीं दौड़ पाएंगे। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, एक इतनी खतरनाक और दर्द भरी चढ़ाई के बाद क्या वो चोटी से दिखने वाला नज़ारा उस कीमत के लायक है? इस सवाल का जवाब शायद किसी और के पास नहीं है। ये फैसला सिर्फ वही इंसान ले सकता है जो इस सफर पर निकलने की सोच रहा है।